तो आज हम भारत के संविधान की गहराई में उतरने वाले हैं। और ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज के पन्ने पलटना नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। हमारे पास विकिपीडिया के लेख हैं, कुछ अकादमिक पेपर्स और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। और हमारा मिशन है ये समझना कि एक राष्ट्र की आत्मा को कागज पर कैसे उतारा जाता है। बिल्कुल। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि संविधान क्या कहता है, बल्कि ये भी कि वो ऐसा क्यों कहता है। उसके पीछे की जो दशकों लंबी जिद्दोजहद थी, वो बहसें, वो सपने, वो क्या थे। हाँ, हम उस दस्तावेज की भावना को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान कहा जाता है। और ये बात ही अपने आप में सोचने वाली है, दुनिया का सबसे लंबा संविधान, और वो भी उसकी मूल प्रति हाथ से लिखी गई है। हाँ, कोई टाइपराइटर नहीं, कोई प्रिंटर नहीं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, और इसकी जड़ें हमारी आज़ादी से बहुत पहले की हैं। इसकी पहली आहट हमें 1924 में सुनाई देती है। तब मोतीलाल नेहरू ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक राष्ट्रीय मांग रखी थी। अच्छा, ये पहली बार था जब इतने बड़े मंच से ये कहा गया कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होना चाहिए और इसके लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। तो अंग्रेजों ने इस पर क्या कहा? मुझे नहीं लगता उन्होंने गर्मजोशी से इसका स्वागत किया होगा। गर्मजोशी तो दूर की बात है, उन्होंने तो मजाक उड़ाया। उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे डाली। चुनौती? कैसी चुनौती? उनका कहना था कि भारतीय आपस में इतने बटे हुए हैं कि वो कभी एक ऐसे संविधान पर सहमत हो ही नहीं सकते जिसे सब मान लें। एक तरह से उन्होंने कहा, पहले एक होकर तो दिखाओ। और फिर आया 1927 का साइमन कमीशन, जिसने इस आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल, वो भारत का भविष्य तय करने आए थे, लेकिन उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी नहीं? और यही वो पल था जब भारतीय नेताओं ने कहा, बहुत हुआ। लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती और साइमन कमीशन के अपमान के जवाब में 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने एक मसौदा संविधान पेश किया जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई, अगर मोतीलाल नेहरू इतने बड़े नेता थे और ये रिपोर्ट ब्रिटिश चुनौती का जवाब थी, तो उन्होंने इसमें पूर्ण स्वराज की जगह डोमिनियन स्टेटस जैसी आधी अधूरी चीज क्यों रखी? बहुत अच्छा सवाल है। ये उस समय की राजनीतिक समझ को दिखाता है। देखिए, 1928 में ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं को लगता था कि डोमिनियन स्टेटस एक व्यवहारिक पहला कदम है। अच्छा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अंग्रेज इसके लिए मान जाएंगे और ये सत्ता हस्तांतरण का एक शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है। लेकिन देश का युवा वर्ग, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं थे। तो एक तरह से कांग्रेस के भीतर ही एक पीढ़ी का टकराव चल रहा था। एक तरफ अनुभव था जो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था, और दूसरी तरफ युवा जोश